ये बात करते हैं आगे कि बाकी का मैंने आपको करा दिया है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी है बाकी मैंने करा दिया और शायद ये इस वीडियो में फाइनल चैप्टर हो जाएगा। लगभग काफ़ी करा दिया मैंने, 2 वीडियो में आपने वो नहीं दिखाया, जाकर देखिए। तो ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कर्व्स। स्लोप निकालनी है। प्रूव दैट एडियाबेटिक्स आर ऑलवेज स्लीपर देन आइसोथर्मल। सिद्ध कीजिए कि दोष वक्र की ढलान मतलब स्लोप सदैव समतापीय वक्र की ढाल से अधिक होती है। ये हमें प्रूव करना है। दी जाने कैसे प्रूव करेंगे। इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, पीवी डायग्राम। ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेशर पी, वॉल्यूम बी दिखाएंगे, ए बी एक कर्व दिखाएंगे, सी डी एक कर्व दिखाएंगे, ई एफ एक कर्व दिखाएंगे। डायग्राम के बारे में अब नीचे आप जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे आपको पूरा समझ आएगा। थ्योरी में देखिए क्या लिखा है। एओ डायग्राम में एक मोल गैस के लिए पीवी डायग्राम शो किया गया है। पीवी डायग्राम है पी, ठीक है, जिसमें ए वी और सी डी 2 आइसोथर्मल कप्स हैं। ए वी और सी डी हमने 2 आइसोथर्मल कप्स ले लिए हैं, जो आइसोथर्मल कप्स को पॉइंट जी एंड एच पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। इंटरसेक्ट हो गया जी एच। इन पॉइंट्स पर प्रेशर P1 P2 एंड वॉल्यूम V1 V2 है। देखिए इन पॉइंट्स में एक रेखा ले लिया हम जिसको इन पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, जिस पर प्रेशर हमने जी और एच P1 P1 और P2 P2 हमने ले लिया। अर्थात पॉइंट्स जी एंड एच आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक कप्स के लिए समदावी या आइसोबेटिक पॉइंट्स हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। आपको बताइए आइसोथर्मल प्रेशर जो होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है हमारी, उसमें टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट रहता है और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पढ़ाया था। तो आपको हो जाएगा पी बराबर कांस्टेंट। इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी इंटू डी वी प्लस बी को पी के रेस्पेक्ट में प्लस डी पी इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको पी इंटू डी प्लस डी पी पार्सली आपका हो जाएगा। यहाँ से आपका डी इंटू पी बराबर माइनस पी इंटू डी वी आपका आ जाएगा। यहाँ से जब आप डी पी वन डी वी फाइंड करेंगे तो आइसोथर्मल के लिए रहे हैं तो माइनस पी ओपन भी यहाँ पे बचेगा। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल आपकी निकल के आएगी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, अर्थात टोटल हीट कांस्टेंट रहती है और पॉइजन लॉ एप्लीकेबल होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो पी वी का हमारा और कांस्टेंट हो गया। तो इसका भी वही डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो डी पी इंटू वी गामा प्लस पी गामा इंटू बी गामा -1 एक माइनस हो जाएगा इंटू डी बराबर 0, क्योंकि पॉन में जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा। डी पी इंटू बी गामा बराबर इसको ले जाएंगे तो माइनस इतना हो जाएगा, माइनस गामा इंटू पी वी गामा -1 इंटू डी वी हो जाएगा। यहाँ से आप डी बी एंड डी वी फाइंड करेंगे तो माइनस गामा इंटू पी वी गामा -1 अपॉन बी गामा। यहाँ से जब इस डी पी यहाँ से लेंगे तो नीचे चला जाएगा, गामा की सब वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। डी पी अपॉन डी वी एडियाबेटिक ले रहे हैं तो माइनस गामा पी अपॉन बी। नॉर्मल सी बात क्या, हमें वो आइसोथर्मल वाले पी अपॉन बी काटने हैं। अगर आप शॉर्ट में या ट्रिक से याद करना चाहें तो नॉर्मल सी इसको आप याद रखिए इस चीज़ को कि नॉर्मली हमें पी और बी काटना है, माइनस गामा में रखना है। बराबर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक्स, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। समीकरण 2/1 मतलब समीकरण एडियाबेटिक की समीकरण अपॉन आइसोथर्मल मतलब आइसोथर्मल की नीचे हमें इक्वेशन रखनी है। समीकरण 2/1 समीकरण 1 तो डी पी अपॉन डी वी एडियाबेटिक और डी पी अपॉन डी वी आइसोथर्मल मतलब माइनस गामा पी अपॉन बी माइनस पी अपॉन बी कट गया यहाँ से, तो डी पी अपॉन डी वी एडियाबेटिक इक्वल टू गामा डी पी अपॉन डी वी मतलब आपका गामा टोटल आ गया निकल के। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक मतलब समीकरण 2 हमने या डी पी अपॉन डी वी एडियाबेटिक ले लिया, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक्स अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल इक्वल टू गामा आपका निकल का आया। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक्स बराबर गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से सॉल्व कर लिया। इसकी कुछ नॉर्मल सी बात जानेंगे इसमें कि इस प्रकार क्लियर है कि एडियाबेटिक इस प्रकार क्लियर है कि एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कप्स का रेशियो आर के इक्वल होता है, ठीक है। हमें या तो पता पड़ गया कि एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल मतलब बट्टे करें, इसका रेशियो निकालें, अनुपात निकालें तो गामा के इक्वल होता है रेशियो। और एडियाबेटिक्स कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप का गामा टाइम्स होता है, ये आपको जाने। बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा मतलब स्पेसिफिक हीट की। इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ी फिर आपको समझ आएगा कि किसी बॉडी को हीट दिया जाता है। जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है, माने कोई बॉडी है उसको हीट किया जाता है, तो बॉडी का मतलब कोई भी चीज़ होगी आपकी, पहले आप पिंड लिखते थे, पिंड को ही बॉडी बोलते हैं। जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो बॉडी को सप्लाइड हीट की मात्रा मतलब हमने उसको जो हीट दी है, क्यों, बॉडी के मास मतलब बॉडी का जो द्रव्यमान है एम एंड बॉडी एंड सराउंडिंग्स वातावरण के बीच टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा डी पर डिपेंड करता है। मतलब हमने जो इसको हीट दी है
वो ये बात पर निर्भर करता है कि सराउंडिंग्स का वातावरण के बीच टेम्परेचर कितना है और जो हमने बॉडी को टेम्परेचर दिया है वो कितना है। तो नॉर्मल सी बात है, क्यों क्यों उसमें आपकी समानुपाती हो जाएगी एम इंटू डेल्टा टी की। डेल्टा टी का मतलब उसमें ताप में भिन्नता, मतलब सराउंडिंग्स में क्या है और जो हमने इसको दी है वो क्या है। क्यू इक्वल टू सी एम इंटू डेल्टा टी, जब बेयर सी बराबर स्पेसिफिक हीट आपकी हो जाएगी सी बराबर क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। सी का फाइंड आप यहाँ से कर लेंगे, सी फाइंड आउट कर लेंगे। इफ़ एम बराबर 1 ग्राम ले लेंगे एंड डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। ये हमारे कुछ माइंस होते हैं या कोई यूनिट्स होती हैं, निकालना पड़ता है कि एक पे निकालें, मतलब एक समय 10 निकालें तो 10 इंटू 1, तो उस हिसाब से आप निकालेंगे। सी इक्वल टू आपका क्यू आ जाएगा। अतः किसी मैटर की स्पेसिफिक हीट की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के 1 ग्राम मास का, जब तक किसी मैटर की स्पेसिफिक हीट मतलब सी वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ की 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए, मतलब 1 ग्राम मास का टेम्परेचर, 1 ग्राम मास का द्रव्यमान 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसे सी से प्रेजेंट करते हैं तथा इसकी यूनिट जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब इसकी यूनिट हम निकालेंगे तो जूल क्यू की हो गई और एम द्रव्यमान ग्राम और टी को डिग्री सेल्सियस लेंगे। ठीक है, एक बार इसकी एक आप इसकी परिभाषा समझिए क्या है कि जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है तो बॉडी को सप्लाइड हीट की मात्रा क्यू, बॉडी के मास एम एंड बॉडी एंड सराउंडिंग्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये आपकी बात हो गई। आगे बात करते हैं। इसमें आपने कंडीशन ले लेनी है। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नंबर आप नोट कीजिए 9411009110 में उसमें भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं या नॉर्मली आप इस मैसेज पर मुझे इस नंबर पर मैसेज करना 9411009110। किसी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो या अनंत हो सकती है। नॉर्मल सी बात है, हम किसको भी कितनी भी हीट देख सकते हैं। किसी गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है कितनी हो सकती है, मतलब आपने क्या उसको डेल्टा टी उसमें तापांतरण क्या था कि सराउंडिंग से हमें क्या प्राप्त हुई, हमने क्या दी थी, वो कुछ भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है। जिससे निम्न प्रकार समझा सकता है, यदि गैस को कंप्रेस किया जाए तो एनर्जी सप्लाई नहीं की जाए अर्थात क्यू बराबर जीरो। गैस को दबा दी, हमें गैस को मतलब संपीड़ित किया जाए, कंप्रेस किया जाए और कोई एनर्जी सप्लाई नहीं की जाए, मतलब हमें कोई एनर्जी ना देना, तो क्यू बराबर नॉर्मल बात है जीरो हो जाए, कोई एनर्जी मतलब उसमें ही नहीं मिलेगी। देन सी का जब हम फाइंड आउट करेंगे तो जीरो, जब कोई ऊष्मा नहीं होगी तो सी का मान भी जीरो होगा। जब उसमें कोई ऊष्मा ही नहीं है तो आपको जो है स्पेसिफिक हीट का क्या करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का आपको इसमें ऊष्मा ही नहीं, ऊष्मा का ही समाधान नहीं हो रहा, टेम्परेचर उसमें करेगा क्या। अतः किसी गैस को बिना हीट सप्लाई किए कंप्रेस किया है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, उसकी स्पेसिफिक हीट जीरो होती है। आगे देखेंगे ऑन द अदर हैंड, मतलब दूसरे तरीके से यदि गैस को हीट सप्लाई करने पर वह एक्सपेंड होती है, मतलब किसी गैस को हमने गर्म किया तो एक्सपेंड मतलब विस्तृत होगी और टेम्परेचर में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता है, अर्थात डेल्टा टी जीरो रखें हम। देन सी बराबर क्यू अपन एम इंटू डेल्टा टी, तो क्यू अपन एम इंटू जीरो, जीरो ले लिया हमने, सी इक्वल टू आपका इन्फिनाइट आ जाएगा। थोड़ी इसके बारे में बात जान ली। इस प्रकार क्लियर है कि किसी गैस की स्पेसिफिक हीट जीरो या इन्फिनाइट कुछ भी हो सकती है, या हमें कोई अंदाज नहीं है कि इसकी इतनी होगी, कुछ भी हो सकती है। जिसे फाइंड करने के लिए या तो प्रेशर या वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, आपको प्रेशर जैसे हमने यहाँ पर फाइंड किया था, डेल्टा टी को कांस्टेंट रखा था, यहाँ पर हमने रखा था एम को कांस्टेंट, उसको रखा था डेल्टा टी को रखा था, वहाँ क्यू को रखा था। तो यदि गैस की निम्न दो स्पेसिफिक होती है तो इसकी दो कंडीशन आपकी बनेंगी। कौन कौन सी आपको समझाएगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पी, सी पी। कांस्टेंट प्रेशर ले लिया हमने, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के 1 ग्राम मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए उसकी परिभाषा के अनुसार ही हमें लिख देना है। हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं जिसे सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। सीपी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी का होल पी, मतलब घात इसके पी लगा देंगे, जरूरी नहीं है लगाएं ना लगाएं। सीपी और आप से ऐसे लगते हैं डेल क्यू अपॉन डेल टी, ऐसे भी आप डी बना कर रख सकते हैं। दूसरा लिखेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर किसी गैस के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए या बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, स्पेसिफिक हीट या एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। जिसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, सी बी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। बात तो वही है, जब ये आपको रखना है कांस्टेंट, ये आपको कांस्टेंट रखना है, तो वही रहेगा। तो डेल क्यू सी बी इक्वल डेल क्यू अपॉन डेल टी का होल बी।
ये आपको बात समझ आ गई होगी। देखिए इसका लास्ट टॉपिक, इसका लास्ट टॉपिक बताए डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स। इस डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स सीपी एंड सीवी ऑफ ए गैस। आपको मैंने बताया था सीपी एंड सीवी स्पेसिफिक हीट मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट। और मेयर, इस चीज़ को ही आपको मेयर रिलेशन बोलते हैं, मतलब इस चीज़ को ही हम मेयर रिलेशन बोलते हैं। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, बस में पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें एक एक्स अक्ष को वॉल्यूम ले लेंगे, बाई अक्ष को प्रेशर, और इसमें दो कर्व खींचनी है हमें, ए बी सी डी। एक कर्व क्या है, हमें इस पॉइंट से आनी है और यहीं से आनी है, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है इसमें। ये वाली कर्व बी वाली हमने नॉर्मल जो है हमने प्रेशर लिया है पहले, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीजमेंट है, तो ये, और यहाँ से हमने वॉल्यूम इंक्रीजमेंट ले लिया, प्रेशर आपका वही है, तो बी प्लस डेल्टा भी, यहाँ से आपका प्रेशर वही है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है एट टी प्लस डेल्टा टी, और एट टी यहाँ पर टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर हमने मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर ले लिया एट टी पे। तो ग्राफ आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पे बी प्लस डेल्टा बी आपका आ जाएगा, और लाइनिंग यहाँ से आप कर देंगे, तो ग्राफ आपको आगे समझ में आ जाएगा। क्या है, एवोव डायग्राम में 1 ग्राम गैस के लिए पीवी डायग्राम शो किया गया है। एवोव डायग्राम में 1 ग्राम गैस के लिए पीवी डायग्राम शो किया गया है, जिसमें ए वी एंड सी डी क्रमशः टी एन टी प्लस डी टी प्लस डेल्टा टी टेम्परेचर पर दो आइसोथर्मल्स हैं। दोनों आइसोथर्मल्स, क्योंकि हमें आइसोथर्मल्स लेना पड़ता है इसमें, जिनके बीच गैस की 3 स्टेट को LMN द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। हमने गैस की 3 ले ली, कि एक पर प्रेशर कॉन्टेस्ट आपका, एक पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तीनों कंडीशन आपकी आ गई। एम को देखें हम, तो एम में क्या है कि वॉल्यूम में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, प्रेशर में इंक्रीजमेंट हो रहा है क्योंकि ऊपर जा रहा है, तो बी में यह आपका एम आ गया। एन प्रेशर बढ़ गया, तो ये आपका प्रेशर कांस्टेंट रहा, वॉल्यूम बढ़ गया, तो एन आ गया। और एल ये रहा आपका, तो यहाँ से एल में क्या कंडीशन, क्या आपका टी बढ़ रहा है, तो हम तीनों कंडीशन को LMN द्वारा शो किया है। गैस की स्टेट को पॉइंट एम पर कंसीडर करते हैं, गैस की स्टेट को पॉइंट एम पर, ये पॉइंट आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो पॉइंट एम देखिए। और वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए एम पर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिससे गैस इनिशियल स्टेट एम से एल पर पहुंचती है। यदि इन दोनों स्टेट पर गैस की इंटरनल एनर्जी पर क्रमशः UM व UL हो, इंटरनल एनर्जी को हम शो करते हैं U से, तो इंटरनल एनर्जी हमको इनको ML की मान ली, UM एंड UL हमने इसको मान ली। अब उसको क्या हमें चेंज निकालना है, तो निकालेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। पहले हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, डेल यू बराबर UL माइनस UM, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करना है। तो क्या था, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू आपको पता है P इंटू डी होता है, तो चूंकि बी बराबर कॉन्स्टेंट, देन डेल वी बराबर जीरो। बी हमने कॉन्स्टेंट लिया है, तो डेल वी आपका जीरो हो जाएगा, और जब डेल और डेल डब्ल्यू फाइंड करेंगे जीरो, तो डेल क्यू बराबर आपका डेल यू आ गया, ठीक है। सी बराबर डेल क्यू ऊपर डी टी आपको पता ही, तो यहाँ से निकालेंगे आप डेल क्यू का वैल्यू, तो सी वी इंटू डेल टी आ जाएगा। डेल यू बराबर UL माइनस UN बराबर सी वी इंटू डेल्टा टी, आपको पता ही है, आपने पढ़ी थी अभी। अब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जिससे गैस इनिशियल स्टेट एम से स्टेट एन पर पहुंच जाती है। यदि इन पॉइंट्स पर गैस की इंटरनल एनर्जी UM/UN हो, मतलब गैस का जब हीट करते हैं इसे, तो हीट का विसरण होगा गैस में, तो इन पॉइंट्स पर गैस की इंटरनल एनर्जी UM/UL मान लें, तब चेंज इन इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालेंगे, तो डेल यू बराबर UN माइनस UM, क्योंकि एन और एम की निकालना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो आपका हो जाएगा डेल क्यू इक्वल टू UN माइनस UM, मतलब डेल यू की वैल्यू लगा दी प्लस P इंटू डेल्टा वी, डब्ल्यू की वैल्यू लगा दी, डेल्टा डब्ल्यू आपका P इंटू डी वी होता है। पॉइंट एल व एन एक ही आइसोथर्मल कर्व पर रिप्रेजेंट होते हैं, जिस कारण इन दोनों पॉइंट्स पर इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है। दोनों एक पॉइंट पर सो रहे हैं, UN UL को देखिए आप, UN UL दोनों एक ही कर्व पर है, इसका मतलब है आइसोथर्मल पर रिप्रेजेंट होते हैं, जिस कारण इन दोनों पॉइंट्स पर इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी, अतः UN बराबर आपका UL होगा। बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 से ले लेंगे। इक्वेशन 4 क्या थी आपकी, डेल क्यू बराबर UN माइनस UM प्लस P इंटू डी वी। ध्यान से समझिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा।
फ्रॉम इक्वेशन 4 4 से लिए सी पी इंटू डेल्टा बी बराबर यू एल माइनस यू एम प्लस पी इंटू डेल्टा बी। इक्वेशन 4 से हमारे ये मान आ गया। फ्रॉम इक्वेशन 2 सी पी इंटू डेल्टा बी बराबर सी बी इंटू डेल्टा टी प्लस पी इंटू डेल्टा बी। मान रख दिया हमने समीकरण 2 का, ये यू एल माइनस यू एम का मान सी बी इंटू डेल्टा टी रख दिया प्लस पी इंटू डेल्टा बी आपको पता ही। तो सी बी इंटू डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी यहाँ से कॉमन, सी बी प्लस पी इंटू डेल्टा बी अपन डेल्टा टी। देखिए यहाँ से कोई चीज़ अगर मान ली डेल्टा टी यहाँ से कॉमन नहीं है तो इसके वो जगह अपोन में आ जाती है, डेल्टा टी अपोन में आ गई। सी पी इक्वल टू सी पी, यहाँ से फाइंड करेंगे सी पी, यहाँ आपका सी बी रहेगा सी बी प्लस पी डेल्टा टी अपन डेल्टा टी। सी पी इक्वल टू सी बी प्लस पी डेल्ट वी अपॉन डेल्ट टी। इक्वेशन 5 से मान ली। नाउ अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण से क्या होगा कि पी बराबर आर टी होता है। एट टेम्परेचर टी पे ले लिए पी बराबर आर टी, समीकरण 6 मान ली से। एट टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी, पी प्लस डेल्टा बी बराबर, और इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं टी से डेल्टा टी, तो पी में भी चेंज करना पड़ेगा, तो पी और बी में चेंज करना पड़ेगा। तो पी बी प्लस डेल्टा बी इक्वल टू आर टी प्लस डेल्टा टी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी पी वी प्लस पी इंटू डेल्टा बी इक्वल टू आर टी प्लस आर डेल्टा टी। तो पी इंटू डेल्टा बी अपन डेल्टा टी इक्वल टू आर यहाँ से हमने निकाल लिया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 8। पूरा आप ध्यान से समझिए लास्ट 2 मिनट, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक एलो इक्वेशन अप्लाई कर देना, आपको इक्वेशन 5 में इसकी वैल्यू इसमें यहाँ पे लिख देनी है। तो आपका सी पी बराबर सी बी प्लस आर आएगा, यहाँ सब सी पी माइनस सी बराबर आर लिख सकते हैं, प्रूव हो गया। सी पी बड़ा है सी बी से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, नॉर्मल से आता है सी पी बड़ा होगा। ये मेयर रिलेशन है जो डिपेंड करता है कि किसी गैस की स्पेसिफिक हीट सी पी एंड सी बी का डिफरेंस आइडियल गैस कांस्टेंट आर के इक्वल होता है, मतलब इसके इक्वल होता है। आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आइए आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करूंगा। अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ लेनी तो आपको नंबर बता दिया, नंबर है 9411009110, 9411009110। उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।